हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं एसएससी जेईई 2022 का मेंस का एग्ज़ाम 26 फरवरी को डेट अनाउंस हो गया है। तो वो आपको 26 फरवरी को ही हो जाएगा। उसमें आगे पीछे होने का कम ही चांस रहता है। जो डेट अनाउंस हो गया है वो हो जाएगा। प्री का रिजल्ट आपका फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा। तो आप वेट नहीं कीजिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी से हैं, तो अगर 100 प्लस मार्क्स हैं प्री में, तो आप वेट मत कीजिए। आसपास में भी हैं तो वेट मत कीजिए, तैयारी करते रहिए, पूरी तैयारी करिए। और आप अगर SC ST हैं तो 90 प्लस भी है तो आप वेट मत कीजिए, अपना तैयारी पे को बूस्ट करिए और अच्छे से लग जाइए। तो हम ये वीडियो आज अपने SSC मेंस जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उस रिगार्डिंग मैं बनाने वाला हूँ। ये मैं आपको बताऊंगा, अपने जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है थोड़ा फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि आपको थोड़ा नहीं बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इस एग्ज़ाम से होने वाले कुछ घटनाएं जो पहले हुए थे मेरे साथ, वो सब मैं थोड़ा 1 मिनट में आपको बता दूँ। ये एग्ज़ाम मेंस का मैं फर्स्ट टाइम दिया था और मैं ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट था। तो ये एग्ज़ाम जो हुआ था तो ये 21 मार्च के 2021 के दिन एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जस्ट 1 मार्च को आया था। प्री का रिज़ल्ट 1 मार्च को आया था और उसी दिन डेट अनाउंस हो गया था कि 21 मार्च को एग्ज़ाम होगा मेंस का। तो बस जस्ट 20 दिन का टाइम था। मैं पहले से कंफर्म नहीं था कि मेरा प्री निकलेगा, क्योंकि प्री में मेरा बहुत कम मार्क्स था, कट ऑफ भी क्लियर नहीं होने वाला था, लेकिन जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई कर गया। तो मेरे पास 20 दिन टाइम मिले थे, तो वो भी काफ़ी थे, क्योंकि मैंने मेंस का तैयारी पहले से ही कर रखा था। जब मैं पढ़ता था, तैयारी करता था प्री का, तो उसी टाइम से मैं मेंस का तैयारी करते रहता था। तो आपको बताऊंगा, वो भी आगे बताऊंगा। और ये फर्स्ट टाइम था कि ये एग्ज़ाम क्यूके पैटर्न पर हुआ था। क्यूके पैटर्न मतलब होता है कि क्वेश्चन उसी में रहेगा जिसमें आंसर शीट भी आपको उसी में लिखना होगा। ये देखिए यहाँ क्यूके लिखा हुआ है, क्वेश्चन कम आंसर बुक। तो ये फर्स्ट टाइम था ऐसा। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है फर्स्ट टाइम हो या सेकेंड टाइम हो, अब क्यूके पे ही होता है एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम। तो मैंने 235 मार्क्स स्कोर किया था। अब आते हैं एग्ज़ाम एग्ज़ाम कैसे गया था इस पे। अब आते हैं टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा 235 मार्क्स आया था टोटल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से किसी 5 को आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैंने 3 को अटेम्प्ट नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 3 को। और प्रत्येक क्वेश्चन में उसके सब पार्ट्स भी होते हैं, जैसे 1 का ए, 1 का बी। तो आगे चल के मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको मार्क्स गेन करने में, अच्छे मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपको टाइमली मिल जाएगी, ना पहले मिलेगी ना बाद में मिलेगी। 2-4 मिनट पहले भी मिल जाएगी, बाद में नहीं मिलेगी, मतलब टाइमली मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन पेपर आते ही जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 18-19 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, 6 सेक्शन में मिलाकर, 6 सेक्शन में। तो जितने भी क्वेश्चन है आप उसको 5 मिनट पहले आप सबसे पहले समय दीजिए कि किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है। ये आप कहीं एक रफ पेज पर लिख लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2020 का SSC जेईई मेंस मैंने जो दिया था, उसमें मैंने ऐसे इसको मार्किंग किया था। तो इसमें क्या है कि मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया था, गुड, मीडियम, एवरेज लो और ये लो, जो हमसे बनने वाले ही नहीं थे। तो गुड में मैंने वैसे क्वेश्चन को रखा। गुड में ओनली न्यूमेरिकल रखा था, इसमें नो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ओनली न्यूमेरिकल थे। और न्यूमेरिकल में भी वैसे न्यूमेरिकल थे जो हमसे बनने वाले थे और अच्छे से बनने वाले थे, ठीक ना, जिसमें हमें गलती होने का कोई चांस नहीं था। 100% इसमें मुझसे बन जाते हैं ये क्वेश्चन। तो उसमें वो उसको मैंने गुड सेक्शन में रखा था और इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाला था, ये सब क्वेश्चन को। फिर मीडियम में वैसे क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल भी थे प्लस थ्योरेटिकल भी थे। तो वैसे न्यूमेरिकल थे जो हमसे बनते, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थे, थोड़ा बहुत गलती होने का भी चांस था। तो वैसे न्यूमेरिकल इसमें थे मीडियम सेक्शन में। और थ्योरेटिकल जो हमसे 100% बन जाते हैं, हमें 100% उसके सारे पॉइंट मालूम है, वैसे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मीडियम सेक्शन में थे। एवरेज लो में वैसे क्वेश्चन थे जो थ्योरेटिकल थे। अब न्यूमेरिकल तो बचा नहीं, अगर न्यूमेरिकल जो अच्छे से बन रहे हैं वो गुड में है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है वो मीडियम में है, और जो न्यूमेरिकल हमसे बनेगा ही नहीं वो तो इसमें आ जाएगा। तो एवरेज लो में तो न्यूमेरिकल आएगा रहेगा नहीं, तो एवरेज लो में ओनली थ्योरेटिकल थे। और इसमें ऐसे थ्योरेटिकल थे जो हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसमें अच्छे से हमें समझ नहीं है, तो वैसे क्वेश्चंस एवरेज लो में थे। और इसका तो कोई नाम ही नहीं है, कोई इशू नहीं, ये पूरी तरह से लो है, मतलब ये हमसे बनने वाले ही नहीं है, चाहे न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल हो। तो ये मेरा सबसे पहले था। उसके बाद जब मैंने ये बना लिया, ये डाटा बना लिया, उसके बाद सबसे पहले मैंने इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैं मीडियम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, फिर जाकर एवरेज को किया। तो इसका फ़ायदा बहुत हो जाता है अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे कर लिए शुरू में,
आप न्यूमेरिकल अच्छे से बना लिए तो आपको मार्क्स अच्छे गेन कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले कभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन लास्ट में हेजिटेशन हो जाता है, पैनिक कर जाते हैं बच्चे। तो लास्ट में थ्योरेटिकल बनाइएगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, थ्योरेटिकल में थोड़ा गलती भी होगा कोई इशू नहीं होता है। लेकिन आप न्यूमेरिकल लास्ट में बना रहे हैं पैनिक सिचुएशन में, तो आपकी गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल पहले नहीं बनाइएगा। तो ऐसे की अच्छा बात यह है कि 300 में लगभग आपको 200 क्वेश्चन, 200 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपका न्यूमेरिकल अच्छा है तो बहुत ये अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये तो 2020 वाली है, इसका भी एनालिसिस करेंगे। 2000 पहले इसका देखते हैं, वो उसका दूसरे वीडियो में कर देंगे कभी, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो मैंने ये प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको तो मैंने सेकंड सेक्शन में रखा होगा, जो भी है बाद में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास ब्रिक का प्रॉपर्टी था, तो मैंने इसको लिख लिया, इसमें कोई ज़्यादा नहीं, इसके पॉइंट्स लिख दिया, इसके पॉइंट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख दिया, फर्स्ट क्लास में कितना होता है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन लिख दिया। मतलब जो फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में हम लोग जानते थे वो सब मैंने इसमें लिख दिया। फर्स्ट क्लास ब्रिक में ये है यूनिफॉर्म कलर साइज, ये सब तो प्री के अनुसार आप तैयारी किए हुए रहिएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक का, उससे भी आप सारे पॉइंट को इकट्ठे करके मेंस में लिख दीजिएगा, हो जाएगा काम। आगे चलते हैं। तो इसमें ये 10 मार्क्स का था, शायद 15 मार्क्स का था, 15 मार्क्स का था, 10 मिला मुझे। ऐसे भी आपको थ्योरेटिकल में 100% मार्क्स नहीं मिल पाएगी, चाहे आप कितना भी लिख सकें। लेकिन मैंने कम ही लिखा था, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे थे। मुझे 10-15 मार्क्स में कम से कम 10 पॉइंट लिखने चाहिए थे, लेकिन मैं नहीं लिख पाया, तो इसलिए इन्होंने 10 पॉइंट मार्क दिया। आगे 1 का बी, तो 1 का बी में था कि स्टेट द क्वालिटीज यू कंसिडर इन सेलेक्टिंग टिम्बर और कंस्ट्रक्शन पर्पस। ये भी 10 मार्क्स का था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, 12% ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, हैवी वेट होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। और जो सिंपल क्वेश्चन है, ये 2020 का मेंस का खासियत आपको बता दें, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, ये ओनली मतलब डिप्लोमा बेस्ड ही क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, और जो भी मेंस का एग्जाम कभी भी हुआ है डिप्लोमा बेस्ड ही रहता है। थोड़ा कभी टफ दे देता है, थोड़ा कभी आसान रहता है कंपेटिटिवली, लेकिन नहीं तो मेंस डिप्लोमा बेस्ड ही रहता है। तो इसमें भी मेरा मार्क्स 10 में से 6 नंबर दिए थे, और अच्छा लिखते भी तो ये ज़्यादा 8 नंबर देते। 10 में 10 पाना बहुत मुश्किल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थ्योरेटिकल बाद में अटेम्प्ट करिएगा, न्यूमेरिकल पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आगे है ये 1 का सी नंबर पार्ट है। तो ये 15 नंबर का था। ये हम लोग इसको ट्रू लेंथ कैलकुलेट करना था। हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं, प्री में बनाते हैं। ये प्री का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ 15 नंबर का दिया हुआ था। तो कोई नहीं, हमें बस दिखाना था अच्छे से, ऐसा नहीं कि बस आप 1 नंबर का है तो आप ट्रू लेंथ बराबर फार्मूला बैठा कर लिख दिए, नहीं। इसमें आप डिटेल्स लिखिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। जैसे कि मैंने लिखा करेक्ट लेंथ को एल से डिनोट किया, रॉन्ग लेंथ को एल डैश से डिनोट किया, रॉन्ग लेंथ कितने हैं, फिर मेजर डिस्टेंस कितने हैं। उसके बाद मैंने एक बार फार्मूला भी लिख दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका, फार्मूला लिख दिया। उसके बाद फार्मूला पर ही पॉइंट बैठा दिया, फिर करेक्टेड लेंथ सेकेंड्स करके मैंने लिख दिया। उसके बाद एग्जामिनर जो है चेक करने वाला होगा वो खुश हो गया, दे दिया 15 में 15 नंबर। मार्किंग अच्छा किया, न्यूमेरिकल में मार्किंग अच्छे ही होते हैं, इसके लिए डोंट वरी, बस आप सारे पॉइंट्स से अच्छे से लिख दीजिएगा, मार्किंग अच्छे से देंगे, फुल में फुल दे देंगे। लेकिन थ्योरेटिकल से ये उम्मीद नहीं रखिएगा, इसलिए न्यूमेरिकल अच्छे करिए आप लोग भी। फिर ये 1 का डी था, 20 मार्क्स का था। ये कंपास सर्वे का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, कंपास सर्वे का क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा कि आप उसको, जैसे मैंने एक पोर्शन बनाया था गुड, और एक बनाया था, एक गुड क्वेश्चन को बनाया था, एक मीडियम को बनाया था। तो कंपास सर्वे को गुड में नहीं रखिएगा, कंपास सर्वे आप सेकंड टाइम अटेम्प्ट करिएगा, यानी मीडियम क्वेश्चन में रखिएगा। भले आपको आता हो अच्छे से, लेकिन फिर भी उसको सेकंड टाइम बनाइएगा, यानी सेकंड प्रेफरेंस दीजिएगा कंपास सर्वे क्वेश्चन को। क्योंकि इसका कारण है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, थोड़ा भी कैलकुलेशन कहीं भी गलत हुआ, ये आपको डुबा देगा, मेंटली पैनिक कर देगा आपको। तो कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को आप सेकंड प्रेफरेंस दीजिएगा। तो कंपास सर्वे ये 20 नंबर का था। हमें इसका ऑब्जर्व बियरिंग दिया हुआ था, हमें इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना था। तो मैंने किया था इंटीरियर एंगल मेथड 2 से, कंपास सर्वे का जो मेथड 2 है उससे मैंने किया था इंटीरियर एंगल कैलकुलेट। तो सबसे पहले कंपास सर्वे का आप फिगर बना लीजिएगा। मैं ये फिगर बना रहा था एक बार, तो ये फिगर थोड़ा गलत हो गया था, एक्चुअली आउट ऑफ पेज जा रहा था ये फिगर, इसलिए मैंने इसे तुरंत काट के मैंने फिर छोटा छोटा करके फिगर ये बनाया, जो सही हो गया। मतलब रफ फिगर बना लिया मैंने बियरिंग के हेल्प से। अब मैंने इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करने गया, फिर मैंने सारे पॉइंट्स से बियरिंग ऑफ है BA, बियरिंग ऑफ है BC, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखा। फिर इसके बाद इन्होंने मैंने सारे पॉइंट्स लिखा, उसके बाद एंगल निकाला, फिर लास्ट में एंगल का सम किया तो 545 आ गया, मैंने ओके कर दिया। तो उन्होंने 20 में 20 मार्क्स दिया, मेरा 20 में 20 मार्क्स दिया। हालांकि ये क्वेश्चन 2020 में मुझसे गलत हो गया था, और इसने मुझे पैनिक भी कर दिया था, इसलिए मैंने पहले सेकंड प्रेफरेंस दिया था, लेकिन पैनिक कर गया था मेरा।
तो खैर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सेकंड प्रेफरेंस दीजिएगा। भले आपको आता है अच्छे से, लेकिन इसे आप सेकंड प्रेफरेंस में रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे चलिए। ये सिंकिंग फंड था। इस क्वेश्चन का क्या है कि सिंकिंग फंड, ये क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था। मैं सिंकिंग फंड के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया था कि सबसे लास्ट सेक्शन में रखा था, सबसे लास्ट में इसे अटेम्प्ट किया था। और जस्ट लास्ट में 1 मिनट या 2 मिनट बचा हुआ था, 1 ही मिनट था तब मैंने इसे बनाने आया, क्योंकि मुझे मालूम था सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 1-2 नंबर भी मिलते हैं तो बहुत है। तो लास्ट क्वेश्चन में बस लास्ट मिनट में मैं इसको सिंकिंग फंड क्या होता है वो भी डेफिनेशन अच्छे से नहीं लिखा, और थोड़ा फार्मूला लिख दिया। अगर फार्मूला को यही बता देता एस क्या है, आई क्या है, एन क्या है, ये थोड़ा बता देता तो हो सकता है ये 5 नंबर दे देते, लेकिन कोई इशू नहीं, समय नहीं बचा हुआ था, तो इसलिए मैं लास्ट में ये थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया। और ये 2 का भी ये न्यूमेरिकल था। ये 2 का भी 10 मार्क्स का था। ये डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करना था, बुक वैल्यू 5 साल के बाद। तो मैंने इसे कैलकुलेट किया, सारे पॉइंट लिखा। परचेस वैल्यू क्या है, परचेस वैल्यू को किससे हम लोग डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से। स्क्रैप वैल्यू को एस से डिनोट करेंगे। ये मैंने सारे यहाँ पर लिख दिया सभी सिंबल्स के साथ, क्योंकि मैं हमेशा यूजफुल वैल्यू लाइफ या स्क्रैप वैल्यू में लिखने वाला नहीं था। तो स्क्रैप वैल्यू लिख कर एक बार डिनोट कर दिया कि स्क्रैप वैल्यू को एस से डिनोट करेंगे, यूजफुल लाइफ को एन से, परचेस वैल्यू को सी से डिनोट करेंगे। तो ये मैंने डिनोशन भी बता दिया। फिर उसके बाद डेप्रिसिएटेड वैल्यू मैंने निकाल लिया कि 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डिप्रिसिएटेड वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद पर ईयर डिप्रिसिएशन मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन से निकाल लिया, पर ईयर कितना डिप्रिसिएशन होगा। उसके बाद 5 साल के बाद मैंने 5 से गुना करके डिप्रिसिएशन निकाल लिया। सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, लाइन बाय लाइन मैंने निकाला है, और यहाँ पर शो भी कर दिया कि मैंने ये फार्मूला मैंने किससे लगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से किया। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था स्ट्रेट लाइन से करना है। उसके बाद 5 साल के 5 ईयर का बाद बुक वैल्यू निकाल दिया। ओरिजिनल वैल्यू में से 5 ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल दिया, माइनस कर दिया। तो 5 ईयर बाद का बुक वैल्यू मालूम हो गया। इन्होंने मुझे शायद 10 में से 10 दे दिए, 10 में से 10 मिला है इस मार्क्स में, इस क्वेश्चन पे। तो सारे पॉइंट्स आप अगर कवर करिएगा, सारे टॉपिक्स, सारे सिंबल्स को कवर करिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा एक बार। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको मार्क्स कटने का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका जो एग्जामिनर होगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो सबसे पहले आपको ये सब देखेगा। अगर ये सब आप लिखे हुए हैं तो वो यहीं से खुश हो जाएगा। उसके बाद आगे आप थोड़ा बहुत कहीं गलती भी किए हुए रहिएगा, तो आगे आप थोड़ा कहीं गलती भी कर दिए हुए रहिएगा तो कोई इशू नहीं होगा, वो पहले ही खुश हो गया। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, एग्जाम में बैठने से पहले एग्जामिनर के माइंड के साथ भी आप खेलिए। सोचिए कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट हम लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट डालेंगे जो हमें अच्छा मार्क्स उठ सके। तो ये अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ये आप एग्जाम पेपर में, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के बाद नहीं हो पाएगा, ये अभी से प्रैक्टिस करते रहा करिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये 20 नंबर का था। ये वाई डेंसिटी इंडेक्स निकालना था। तो डेंसिटी इंडेक्स मैंने सारे सिंबल उम्बल ध्यान दिया। मैं कैसे निकाला क्या निकाला वो आप समझ रहे हैं। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं एक भी चीज़ वैसा नहीं है जो मैंने छोड़ा। जैसे कि यहाँ प्रोसिटी, यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ प्रोसिटी लिखा है, प्रोसिटी को नीटा से डिनोट करेंगे, वो जो कि 34% दिया हुआ है, इतना है। लेकिन मैंने यहाँ वॉइड रेशियो लिखना छोड़ दिया, वॉइड रेशियो को ई से डिनोट करेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने फिर भी इस पर शायद गौर नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही आपके कॉपी से खुश हो गया है, क्योंकि वो समझ गया प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये सारे डिनोट कर रहे हैं, सारे डिनोशन को लिख रहा है। तो ये कहीं कहीं अगर छूट भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 छूट भी जाता है तो वो मोशन में, फ्लो में 1-2 कहीं छूट भी जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर भी वैसे ही मोशन में रहता है, जिस मोशन में आप कॉपी लिखते हैं उससे 1000 गुना मोशन में वो कॉपी चेक करता है। तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा कभी छूट भी जाए। लेकिन प्रैक्टिस में लाइए कि आप ऐसा ना करें। फिर आगे देखिए, लूसेंट मैंने सारे डिनोट कर दिए अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ लूसेंट इतना है, लूसेंट का वॉल्यूम का डिनोशन इतना एमडी है। फिर ड्राई डेंसिटी मैंने लिख दिया, फिर रोडी निकाल लिया। ऐसे करके जो भी है इसका प्रोसेस मैंने कर दिया। और उसके बाद लास्टली मैंने परसेंटेज में डेंसिटी इंडेक्स निकाल लिया। लास्ट में हमें एक बार थोड़ा और लिख देना चाहिए था कि हेंस डेंसिटी इंडेक्स बराबर 46.28%, तो और अच्छा हो जाता, लेकिन इन्होंने उतना मार्क्स दे दिया है, 20 में 20 मार्क्स दे दिया। न्यूमेरिकल का यही खासियत होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल इसलिए सबसे पहले बनाइए, और जो आपको अच्छे न्यूमेरिकल हो उसको सबसे पहले बनाइए। ये है प्लेट लोड टेस्ट का है, तो इसमें मैंने मिस्टेक कर दिया था। एक्चुअली प्लेट लोड टेस्ट और सीबीआर टेस्ट मुझे दोनों एक जैसा ही लगता था, तो मैंने प्लेट लोड टेस्ट के जगह पर सारे पॉइंट सीबीआर टेस्ट का लिख दिया। प्लेट लोड टेस्ट में ये लोड सेटलमेंट कर्व होता है, उसको भी मैंने गलत ही बना दिया सीबीआर टेस्ट में। तो ये मैंने गलत कर दिया था, थोड़ा बहुत लिखा था। तो उन्होंने 20 में मुझे 5 मार्क्स दिया है, थोड़ा बहुत ये सब बनाने का। हालांकि मैंने सारे पॉइंट सीबीआर टेस्ट का लगभग निकाल दिया था, फिर भी इन्होंने अटेम्प्ट करने का 5 नंबर दिया है। तो थ्योरेटिकल में ये है कि आपको फुल नंबर नहीं भी मिलेगा, तो थोड़ा बहुत आपको मिल ही जाएगा कुछ लिखिएगा तो ये अच्छी बात है थ्योरेटिकल की।
आगे चलते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे, मैंने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था। थर्ड क्वेश्चन में ये देखिए, ये डिस्चार्ज वाला क्वेश्चन था, तो ये मैंने मुझे आता भी नहीं था उस टाइम, और मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था इसे। ये मुझे आता था, लेकिन खैर डिस्चार्ज वाला नहीं आता था। तो ये मुझे आता था, इसमें वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दिखाना था, स्टेबिलिटी, फ्लोटिंग बॉडी के स्टेबिलिटी पे शॉर्ट नोट लिखने थे। तो ये आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन चूँकि अब मुझे 3 नंबर क्वेश्चन का ये भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा था, ये भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया इसको। 3 नंबर छोड़ ही देना है फाइनली मुझे, तो इसलिए जो अच्छे भी क्वेश्चन थे वो भी इसी में छूट गए। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, वो आपको नुकसान भी दे सकता है और अच्छा भी रहेगा, अच्छा भी हो सकता है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। इसे मैंने ट्रेन में जाते वक्त पढ़ा था, तो खैर वो उतना वही क्वेश्चन आ गया। तो ये लक था मेरा, मेहनत थोड़ा रहेगा तो लक भी साथ दे देगा। तो ये थोड़ा लक था, मुझे आता नहीं था पहले से, ट्रेन में जाते वक्त उसी दिन पढ़ा था। तो ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का मेरा हो गया था। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे। ओवरटेकिंग व्हीकल इनका क्या है, मीटर पर सेकंड में सारे बनाया था। ये फिगर सबसे मेन चीज़, ये फिगर इन्होंने देखो यहाँ टिक भी मारा है इन्होंने, फिगर अच्छा है, फिगर भी बना दिया था मैंने। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे हैंड्स करके। ये चीज़ लास्ट में ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमेशा लिखिएगा। भले आपसे 30 सेकंड ले लेगा, 1 मिनट ले लेगा, 1 मिनट तो नहीं लगेगा, हैंड्स करके लिखने में 1 मिनट नहीं लगता, 30 सेकंड ले लेगा, लेकिन ये आपको पॉजिटिव माइंडसेट बढ़ा देगा एग्जामिनर के को, आपके कॉपी को लेकर। तो ये चीज़ अच्छे है, ये चीज़ आप ज़रूर लिखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप एग्जाम टाइम में ध्यान रखिएगा, और एग्जाम टाइम में ध्यान नहीं रखिएगा, अभी से ही ध्यान रखिए, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में आपको ये प्रैक्टिस हो जाए। आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसमें 15 में जो भी है मार्क्स 12 नंबर मिला है। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा था, अच्छे खासे पॉइंट्स लिख दिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर था, तो इन्होंने 12 नंबर दे दिया। अगर इससे भी अच्छा लिखता तो 13-14 मैक्सिमम देते, उससे ज़्यादा नहीं देते। तो इन्होंने मैक्सिमम नंबर ही दिया है, 12 नंबर ठीक ठाक दिया है। थ्योरेटिकल में पूरे नहीं मिल सकते हैं, बहुत कम चांस रहते हैं। ये था रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन करना था। हालांकि ये डिज़ाइन बहुत लंबे होते हैं, लेकिन सारे प्रोसेस इसमें हमें नहीं लिखने हैं, बस हमें लंबाई, गहराई, चौड़ाई बता देने हैं, काम खत्म, इतना ही करना है हमें। इसमें वो बैक क्लीनिंग पीरियड वाला ये सब का इशू नहीं है। ये हालांकि न्यूमेरिकल बहुत लंबा होता है, लेकिन उतना नहीं हमें करना है, बस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखा देना है। तो मैंने इसमें थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर दिया था, लंबाई को चौड़ाई से दिखा दिया था, तो इसलिए इन्होंने 11 नंबर दिए थे 15 में। तो आंसर मैंने सही लाया था, ये बस लंबाई और चौड़ाई आपस में इधर उधर हो गए थे। फिर भी उन्होंने 2-3 नंबर काट के 11-12 नंबर दे दिए हैं। चलिए, मैंने इसमें सारे स्टेप्स लिखा था, सारे वर्ड्स लिखा था, एब्रेविएशन को भी इस्तेमाल किया था, ये सब। तो ये सब ज़रूरी है, आप ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं भागिएगा, कम से कम एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि हाँ, बंदा निकाल क्या रहा है और बताना क्या चाह रहा है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए, एग्जामिनर जो है जहाँ-जहाँ टिक मार रहा है उस पर आप थोड़ा फोकस करिए। ये देखिए, एग्जामिनर यहाँ टिक मारा है, यहाँ टिक मारा है, जिससे कि उसे ये चीज़ अच्छा लगा कि हेंस करके ये बंदा लिख रहा है, तो उसने यहाँ टिक मारा है। उसने ये सब पॉइंट्स पे टिक मारा है कि हाँ, यानी कि आप देखिए कि वो ये सब पॉइंट्स को देख रहा है, ये सब पॉइंट्स को देख रहा है। और आगे ऊपर आइए, तो ये चीज़ आप गौर करिएगा, ये सब पॉइंट्स को वो देख रहा है, तो इसलिए उसने यहाँ टिक मारा है। तो इसलिए जहाँ-जहाँ उसने टिक मारा है उस चीज़ को गौर करिए और देखिए कि उसने कहाँ-कहाँ टिक मारा है और किस पॉइंट को वो देख रहा है। आगे चलिए, ये लिस्ट ऑफ डिसइंफेक्शन था, तो खैर ये मैंने लिखा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लिख पाया, तो इन्होंने, और समय नहीं बचा था, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था मेरा इसमें, तो इन्होंने इसलिए 6 नंबर दिया था, ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था। इसी क्वेश्चन को बनाने के बाद डायरेक्ट मैंने सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चन पे चला गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें से जितना लिखा है 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर सिंकिंग फंड एक 10 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें अगर थोड़ा भी लिख दूंगा तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा वहाँ पर भी। तो इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे 2 लाइन ही लिखें, क्योंकि उसमें से आपको 2 नंबर भी मिल जाएगा तो बहुत मिल जाएगा आपको नंबर। यहाँ पॉइंट मार्क्स से आप बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएफडीपीएमटी, ये मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका ये सब अच्छा है, बनने वाला है आपसे, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा कि इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा, एसएफडीपीएमटी। इसमें देखिए, एसएफडीपीएमटी में मैंने क्या किया है, एसएफडीपीएमटी में मैंने क्या किया है, तो सबसे पहले मैंने इसे साइन कन्वेंशन दिखा दिया। साइन कन्वेंशन दिखा दिया कैसे, देखिए,
साइन कन्वेंशन दिखा दिया। फॉर लेफ्ट सेक्शन अगर कंसीडर करेंगे तो अपवार्ड शियर फोर्स पॉजिटिव, फिर डाउनवार्ड शियर फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, डाउनवार्ड शियर फोर्स नेगेटिव है। जब अपवार्ड लिख दिए तो डाउनवार्ड अंडरस्टूड है। फिर क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव मानेंगे, राइट सेक्शन लेंगे, अपवार्ड शियर फोर्स नेगेटिव, क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव, और फिर एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, एक आप लिख दिए हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर भी टिक मारा है, ये देखिए। तो ये चीज़ सबसे पहले HFD BMD में आप साइन कन्वेंशन सबसे पहले लिखिएगा। बहुत लोगों का साइन कन्वेंशन इसके अपोजिट होता है, तो साइन कन्वेंशन मतलब नहीं है, आंसर वही आएगा, फिगर वही बनेगा, बस साइन कन्वेंशन आपका अलग होगा। तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा साइन कन्वेंशन है, फिगर भी वैसे ही बनेगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें बहुत मिनिमम कैलकुलेशन किया, मैं आपको दिखा दूँ, शो करता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम बना दिया मैंने, कैलकुलेशन बस इतना ही है, ये देख लीजिए। बस मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले रिएक्शन निकाल दिया, समेशन ऑफ वी करके MA करके मैंने रिएक्शन निकाल दिया, RAR भी निकाल दिया। उसके बाद शियर फोर्स में निकाल दिया। शियर फोर्स में नो कैलकुलेशन, अगर आपको समझ में है कि हाँ शियर फोर्स एट सी कितना होगा, तो शियर फोर्स एट सी आपका 10 किलोन्यूटन अपवार्ड है, अपवार्ड और राइट सेक्शन है, तो अपवार्ड शियर फोर्स को मैंने नेगेटिव मान रखा है, तो यहाँ शियर फोर्स एट सी नेगेटिव 10 किलोन्यूटन। ये ध्यान रखिएगा, किलोन्यूटन जरूर लिखिएगा, अगर किलोन्यूटन में है तो किलोन्यूटन, मोमेंट में किलोन्यूटन मीटर, जो भी उसका यूनिट बनता है वो आप यूनिट जरूर लिखिएगा। उसके बाद मैंने बेंडिंग मोमेंट राइट लेफ्ट सारे चीज़ दिखा दिया। ये बेंडिंग मोमेंट एट बी राइट है, ये बेंडिंग मोमेंट एट बी लेफ्ट है, यहाँ मैंने दिखा दिया। उसके बाद मैं फिगर पर डायरेक्ट चला गया, फिगर बना दिया, लोडिंग डायग्राम बना के। यहाँ आप लिख सकते हैं ये लोडिंग डायग्राम है, लोडिंग डायग्राम है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद HFD BMD मैंने बना दिया। इसमें उन्होंने शायद 30 मार्क्स का ही था, 30 में 30 दिया है, क्योंकि मैंने कुछ भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा कम करिएगा, चलेगा इसमें HFD BMD में, लेकिन आप साइन कन्वेंशन नहीं छोड़ सकते हैं, आप फिगर गलत नहीं बना सकते हैं। फिगर गलत होगा तो आपको वो मार्क काट लेगा, फिर आपको वो कैलकुलेशन ठीक से चेक करेगा, कहाँ जहाँ कैलकुलेशन में गलती हुआ वो देखेगा कि वो कैलकुलेशन मेजर गलती है या माइनर मिस्टेक है। अगर फिगर सही रहेगा तो आपका कैलकुलेशन वो देखेगा ही नहीं, रियली आपका कैलकुलेशन नहीं देखेगा। फिगर सही रहेगा, कैलकुलेशन नहीं देखेगा, नहीं सही रहेगा तो वो आपको देखेगा कि अच्छा मिस्टेक तो हुआ है, गलती हुआ है, तो माइनर है या मेजर है, वो आपको गलती देखेगा। फिर 5 के बी में ये क्वेश्चन था, RCC का क्वेश्चन था। RCC को अच्छे खासे वेटेज रखते हैं, सॉइल के बाद RCC ही वेटेज रखता है, तो सिंगली इनफोर्स बीम था, उसका डिजाइन करना था, नहीं न्यूट्रल एक्सिस निकालना था, न्यूट्रल एक्सिस निकालना था। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से WSM का है, क्योंकि यहाँ M दिया हुआ है, मॉडुलर रेशियो दिया हुआ है, तो ये WSM का क्वेश्चन था। तो उसको मैंने यहाँ थोड़ा बहुत हो गया, B क्या है, D क्या है, ये हमें बताना चाहिए था, लिखना चाहिए था, ST क्या है, तो ये समझिए। अब वो एग्जामिनर का फ्लो बन चुका है कि ये अब गलती नहीं करता है। M क्या है ये सब मैंने दिखाया ही नहीं, सिग्मा ST क्या है इसमें मैंने यहाँ दिखाया नहीं। तो इस क्वेश्चन को लेकर मैं लकी हूँ, इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स दिया है 12 मार्क्स। अच्छा 2-3 मार्क्स काट लिया, कोई इशू नहीं। तो ये सब 2-3 मार्क्स थोड़ा मिस्टेक के कारण भी काटा और थोड़ा ये सब के कारण भी काटा, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। AST क्या है, M क्या है। प्रैक्टिस में आपको बता दूं कि मेरे पास बस 20 दिन ही थे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा प्री निकलेगा, लेकिन 20 दिन ही बचे थे प्री के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम के बीच में। तो उस 20 दिन में मैंने प्रैक्टिस भी बहुत कम कर रखा था, तो RCC का प्रैक्टिस हुआ नहीं था ज़्यादा, बहुत, और किसी भी पेपर का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ था, लेकिन मेरा पहले से तैयारी था, प्री के टाइम में ही मैं तैयारी करते रहता था, तो उस टाइम ही से ही तैयारी मेरा बना हुआ था फ्लो। तो खैर आप ये मिस्टेक नहीं करिएगा, इसमें आप 15 में 15 ला सकते थे। अब आगे चलिए, यहाँ पर मैंने जैसे जानते हैं प्रोसेस जो भी है मैंने वो लिख दिया, प्रोसेस मैंने लिख दिया। उसके बाद इसमें उन्होंने 12 नंबर दिया है। सिग्मा CBC कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है, कैलकुलेशन में कुछ गलत हुआ है, तो उन्होंने मार्क्स कर दिया है कि सिग्मा CBC 6 नहीं आएगा, कुछ दूसरा आंसर आएगा कैलकुलेशन में गलती के कारण। यहाँ चल दिया 5 के C नंबर है, ये छठा क्वेश्चन है। LSM से डिजाइन करना है, ये कॉलम का क्वेश्चन है, लोड कैपेसिटी इनफोर्स शॉर्ट कॉलम का। सबसे पहले आप इसमें फार्मूला है शॉर्ट कॉलम का, ये फार्मूला मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, फार्मूला है ये। तो आप शॉर्ट कॉलम में सबसे पहले फार्मूला नहीं लगा दीजिएगा, आप पहले अब्रेविएशन दिखाइएगा, क्या है साइज, क्या है SC क्या है, FSC क्या है, ये सब आप दिखाइएगा। उसके बाद आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये शॉर्ट कॉलम ही है, ये आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये शॉर्ट कॉलम ही है। तो ये प्रूफ भी मैंने कर रखा है, यहाँ ये शॉर्ट कॉलम है, इट इज़ ए शॉर्ट कॉलम। उसके बाद मैं फार्मूला अप्लाई किया, तो जो भी लोड आया आंसर भी मिल गया होगा शायद, तो उन्होंने 15 में 15 दिया है, 15 मार्क्स में 15 मार्क्स दिया है, क्योंकि आंसर भी उनको मिल गया था। तो इसलिए आपको एक चीज़ बता दूं, सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करिएगा, लास्ट में आपका अगर गलतियां भी होने लगेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एब्रिविएशन बहुत चीज़ों का नहीं दिखाया था, इस क्वेश्चन में भी मुझे लग रहा है कि ई मिनिमम बता देना चाहिए था कि क्या है, एसेंट्रिसिटी है, ई मिनिमम क्या है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी है, ये मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन यही है, लास्ट में आपका कॉपी जो है ना, अगर वो जो क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं या क्वेश्चन आपका लास्ट है, उसमें आप थोड़ा बहुत अगर गलतियाँ भी करिएगा, थोड़ा छोड़ भी दीजिएगा, गलती तो खैर नहीं अलाउ है, लेकिन आप थोड़ा छोड़ भी दीजिएगा तो काम चलेगा। लेकिन शुरू में आप नहीं
छोड़ सकते हैं। शुरू के क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने होंगे। ये है लिस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ इफेक्टिव वर्केबिलिटी। तो इसमें मैंने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखा था, समय ज़्यादा नहीं था थ्योरेटिकल बनाने के लिए। एक्चुअली आपको ये लग रहा है कि ये लिख दिया, वो लिख दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। यहाँ बोलने का अलग है, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपके पास मात्र 2 घंटे ही समय रहते हैं और 300 मार्क्स अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो आई होप आप सब लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास लॉट ऑफ प्रैक्टिस है। अगर आपको सारे क्वेश्चन आ भी रहे हैं ना, फिर भी आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। ये रियलिटी है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि टेस्ट का जितना हो सके टेस्ट आप लगाइए। अभी आपको 1 महीना, पूरे 1 महीना टाइम है। अब आप प्रैक्टिस टेस्ट से ही करिए। आई होप आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे, सारे पेपर कवर कर चुके होंगे। अब आपको है, अगर कोई पेपर अभी भी छूटा हुआ है, जैसे सॉइल सर्वे, आरसीसी, ये सब को तो छोड़िएगा नहीं, हाइड्रोलिक्स भी, ये सब को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करिएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। इन सभी में सारे चैप्टर आपको, ये 4-5 पेपर के सारे चैप्टर आपको अच्छे होने चाहिए। और अब टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपके पास सुविधा है, आप टेस्ट सीरीज लगाइए। मैंने भी 2-3 टेस्ट सीरीज लगाया था, ज़्यादा समय नहीं मिल पाया था, 2-3 टेस्ट सीरीज में ही मेरा अच्छा हो गया था। तो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन प्रैक्टिस मैं आपको बता ही रहा हूँ कि पहले से ही मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू था, प्री एग्ज़ाम का तैयारी के समय से ही। ये लास्ट पिछले क्वेश्चन में 20 में उन्होंने 30 में 20 नंबर दिया था वर्केबिलिटी में, क्योंकि मैंने अच्छा से नहीं किया था। ये लास्ट क्वेश्चन है 6 का भी, ये 30 मार्क्स का है। ये इन्होंने गलत किया है, एक वर्केबिलिटी क्वेश्चन को भी 30 मार्क्स दे दिया और इस क्वेश्चन को भी 30 मार्क्स दे दिया, जो कि ये लायक नहीं था 30 मार्क्स के, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन बड़े थे, उसमें उन्होंने 15 नंबर 20 नंबर ऐसे दिया है, लेकिन इसमें 30 दे दिया है। ये थोड़ा है दिक्कत, लेकिन कोई नहीं, आगे चलिए। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस वाली है, मोस का क्वेश्चन है, सॉरी मोस का क्वेश्चन है। इसमें यील्ड स्ट्रेस निकालना था सिग्मा वाई। तो बेंडिंग फार्मूला से, फ्लेक्सर फार्मूला सिग्मा वाई निकल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आई निकालना था। आई निकालने के लिए हमको सेंट्रॉइड निकालना पड़ा सबसे पहले। तो सेंट्रॉइड मैंने निकाल लिया, सारे कैलकुलेशन मैंने किया। ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि रख ही दीजिएगा, लेकिन रख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि आप इसे बना सकते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस यहीं पर है थोड़ा कैलकुलेशन। और मैंने देखिए इसमें क्या किया था कि इसमें आप IXX1 अलग निकाल सकते थे, IXX2 फिर अलग निकाल सकते थे, IXX3 अलग निकाल सकते थे। लेकिन उससे अच्छा है कि आप एक ही साथ निकाल के सबको, तीनों को एक ही साथ जोड़ दीजिए, काम खत्म। आप अलग अलग निकालिएगा फिर जोड़िएगा, समय लग जाएगा। तो इसलिए एक ही साथ तीनों को निकाल के एक ही साथ तीनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा, आंसर आ गया। फिर सेक्शन मॉडुलस आई निकल गया, सेक्शन मॉडुलस मैंने निकाल लिया। उसके बाद फ्लेक्सर फॉर्मूला पर मैंने इसको बैठा, सेक्शन मॉडुलस ने M बराबर सिग्मा इंटू जेड, उसको बैठा दिया। उसके बाद मुझे सिग्मा निकल गया। सॉरी, हमें निकालना क्या था, अच्छा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें निकालने हैं। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं, तो मेरा M निकल गया सिग्मा 0.66 FY पुट करके मैंने बेंडिंग डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस वाले मैंने सिग्मा निकाल लिया था। तो आंसर थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो गया था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक था या जो भी हो, इसलिए इन्होंने 6 मार्क्स काट लिया। बाकी सारे चीज़ मेरा स्टेप्स सही थे, बस कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहीं हुए होंगे, कहीं वैल्यू पुटिंग में कहीं मिस्टेक हुए होंगे। तो इन्होंने देखिए सारे नंबर नहीं काट लिए। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल अगर आंसर नहीं मिला तो सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये इन्होंने 6 नंबर काटे हैं। अगर ये आंसर सही आ जाता, जितना एक्चुअल में होगा उतना आ जाता अगर आंसर, तो ये 30 में 30 दे देते हैं। तो ये आंसर नहीं आया, इसलिए इन्होंने थोड़ा मार्क्स काट लिए हैं, 24 दिए हैं 30 में। लास्ट में ये 2-3 टेबल दिए हुए रहते हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं, जैसे ये बॉन्ड स्ट्रेस का है, ये है कवर का, ये सब दिए हुए रहते हैं। ये टाउसी निकालने का है, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस, ये टाउसी मैक्स है, ये सब दिए हुए रहते हैं। मैं तो आपको बोलूँगा टाउसी मैक्स का आप टेबल याद ही रखिए, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। टाउ BD का भी आप याद रखिए, बॉन्ड स्ट्रेस का भी, वो बड़े नहीं है। टाउसी छोड़ सकते हैं, ये भी मैं आपको बोलूँगा आप ये भी याद ही रखिए, ये कोई हार्ड नहीं है। आप इसमें सबसे मेन टाउ BD याद रखिए, ये WSM के अनुसार है, और सिग्मा CBC याद रखिए, ये कम से कम याद रखिए आप। फिर ये टेबल था तो परमिसिबल स्ट्रेस, टाउसी मैक्स, ये तो हो गया। फिर बस रफ शीट लास्ट में 2-3 रफ शीट रहते हैं। मेरा रफ शीट ज़्यादा यूज हुआ नहीं था, मैं इसके अनुसार ये निकाल दिया था, रफ से ज़्यादा यूज नहीं हुआ था। लास्टली मैं आपको ये थोड़ा बहुत एक और आइडिया दे दूं। जैसे आपको क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले आप उसे सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे कि बाद में बनाएंगे, या थर्ड प्रेफरेंस देंगे, किस प्रेफरेंस पर इसको रखेंगे। सबसे पहले आप 5 मिनट वही करिएगा, सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम टाइम में क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा पैनिक कर रहा है तो पैनिक मत होइएगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे जितना क्वेश्चन बन रहा है ना, आप उसको अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा वो
वो किसी से भी नहीं बन रहा होगा। अगर आप तैयारी किए हुए हैं, जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो वो क्वेश्चन रियली में किसी से नहीं बन रहा होगा। तो जितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, वो क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। ये ना सोचिए कि ये 235 लाए हैं, हमारे एग्जाम में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वैसा नहीं होता। मैंने 225 लाया था, उस टाइम पेपर आसान था, लेकिन 220 में आप देखिए जिन्होंने 150 भी लाया उनका सिलेक्शन हुआ। तो वो अलग अलग सेशन में अलग अलग रहते हैं क्वेश्चन के लेवल के अनुसार। तो आपसे जितना बन रहा हो, आप उतना में अच्छे से बनाइएगा। आप उसमें अपना बेटर करने की कोशिश करिएगा, आप पैनिक नहीं करिएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे आपके मेंस एग्ज़ाम तक। तो अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कुछ सजेशन। और ठीक है, यहाँ के बाद फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।